नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि स्वगणना के अंतर्गत हम अपनी जियो टैगिंग कैसे कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया पीछे जाकर वो वीडियो देख ले। अब हम स्वगणना में आगे जियो टैगिंग के बाद का पोर्शन है जहां पर हम निर्धारित प्रश्नों का उत्तर देते हैं, तो वो वहां से शुरुआत करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न आता है कि हमारा जो मकान है उसकी फर्श किस प्रकार की बनी हुई है। तो इसमें बहुत सिंपल से ऑप्शन है, मिट्टी की है, लकड़ी की है, बांस की है, ईंट की है, पत्थर की है, सीमेंट। तो इस वक्त या तो कच्ची होगी या सीमेंटेड होगी या टाइल्स वाली होगी। तो जैसे मेरे मकान में सीमेंटेड है तो मैंने सीमेंट पर टिक कर दिया। अगला प्रश्न है जो पूछ रहा है दीवारों के बारे में, आपकी दीवारें कैसी बनी हुई हैं। तो आराम से हम देखेंगे और मेरे घर की दीवारें जो है पक्की ईंट की बनी हुई है, तो इसलिए मैंने उसमें क्या लगा दिया, पक्की ईंट। फिर ये पूछ रहा है कि मेरे मकान की छत कैसी है। तो आजकल छत या तो पुराने टाइम की होगी तो ईंट की बनी होगी, या कंक्रीट की बनी होगी, आरसीसी की बनी होगी। अगर किसी की अस्थाई है, लकड़ी वकड़ी की है, घास फूस की है, तो वो चूंकि मेरे मकान में आरसीसी का लेंटर पड़ा हुआ है तो मैंने कंक्रीट को टिक कर लिया। अगला प्रश्न है जनगणना मकान की स्थिति कैसी है। आपकी नजर में आपका घर कैसा है, अच्छा है या रहने योग्य है, ना बहुत ज्यादा अच्छा है ना बहुत खराब है, या तीसरा ऑप्शन है जीर्ण शीर्ण है, आपको लगता है कि इसको सुधार की, इसमें रिपेयरिंग की आवश्यकता है। तो मेरा मकान अच्छी स्थिति में है तो मैंने इसको अच्छे पे क्लिक कर दिया। अब देखिए, अब आगे कह रहा है सहेजे और आगे बढ़े। अगर इंग्लिश में आपने किया होगा तो बोलेगा सेव एंड नेक्स्ट। हाँ कर दिया हमने। अब अगला प्रश्न खुल के आ गया, स्टेप नंबर 4। इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। पूछ रहा है सामान्यतः। अगर कोई व्यक्ति इस वक्त 2 महीने के लिए कहीं बाहर गया है तब भी हम उसको, लेकिन कोई व्यक्ति 1 महीने के लिए आया है, सामान्यतः हमारे साथ नहीं रहता है, तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। हमारे घर में 7 लोग रहते हैं, मैंने 7 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अगला, परिवार के मुखिया का नाम ऑलरेडी हम भर चुके हैं जब हमने फोन नंबर डाला था जिसपे ओटीपी आया था, तो यहाँ पहले से ही वो नाम दिख रहा है। वहां पर देखो बताया गया था यू कांट चेंज इट, आप इसको आगे चेंज नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये हाईलाइटेड नहीं है। अब वो कह रहा है कि चुनी हुई भाषा में आप अपने मुखिया का नाम लिखिए। तो क्या करना है हमें, हमने चूंकि भाषा चुन ली है हिंदी, तो अब मैं हिंदी में नाम डाल रहा हूं। देखिए आ गया शारदा, क्लिक कर लिया, स्पेस दे दिया, फिर उसके बाद में देवी। वहां आपने हिंदी इंग्लिश में भरा था हमने, अब यहां पर चूंकि हमने लैंग्वेज ऑप्ट कर ली है हिंदी, तो पुनः हमें हिंदी भाषा में, देखिए आ गया शारदा देवी। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है कि मुखिया का लिंग क्या है। तो माता जी है तो स्त्री हो गया, ठीक है। यहाँ पर मुखिया की जाति के बारे में पूछा गया है। यहाँ जाति जाति गणना वाली नहीं है, यहाँ केवल मुखिया की जाति पूछी गई और उसमें भी सिर्फ ये है यदि वो एससी या एसटी है तो हमें बताना है। अगर एससी है तो अनुसूचित जाति, अगर एसटी है तो अनुसूचित जनजाति, अन्य ओबीसी है, जनरल है तो अन्य। चूंकि मैं ओबीसी वर्ग से आता हूं तो मैंने अन्य पे क्लिक कर दिया। अगला है मकान के स्वामित्व की स्थिति। यदि आपका अपना मकान है तो अपना पहला ऑप्शन, यदि आप किराए पर रह रहे हैं लेकिन कहीं दूसरी जगह आपका अपना मकान है तो सेकंड ऑप्शन, आप किराए पर रह रहे हैं और आपके पास अपना मकान है भी नहीं तो तीसरी स्थिति है। चौथी स्थिति अन्य वो होती है कि आप सरकारी जॉब में हो, सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया। सड़क के किनारे कुछ लोग झोपड़पट्टी डाल के रहने लगते हैं या कुछ लोग अवैध कब्जा भी कर लेते हैं। तो चूंकि मेरा अपना मकान है तो मैंने अपना पे क्लिक कर दिया। रहने योग्य कमरों की स्थिति, अब आपको बताना है कि आपके मकान में वो कितने कमरे हैं जो रहने योग्य हैं। ध्यान रखना है इसमें हमें शौचालय, बाथरूम, स्टोर रूम और किचन को नहीं जोड़ना है। तो मेरे मकान में 7 रूम्स हैं तो मैंने यहां पर 7 भर दिया। इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की सूची, तो मेरे परिवार में माता पिता और मैं और मेरी पत्नी 2 विवाहित जोड़े हैं, इसीलिए दंपतियों की संख्या हो गई 2। ध्यान रखिएगा, दंपतियों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या से 1 कम ही रहेगी।
अगर परिवार में कुल सदस्यों की संख्या n है तो दंपतियों की संख्या n-1 से ज्यादा नहीं हो सकती है। पुनः आ गया सहेजे और आगे बढ़े, हमने क्या किया, उसको क्लिक किया और आगे बढ़ गए। अगला जो चरण है वो 5वां स्टेप है, जिसमें हमें परिवार की परिसंपत्तियों के बारे में बताना है। तो सबसे पहला प्रश्न आता है पेयजल का मुख्य स्रोत। हम परिवार में ड्रिंकिंग वाटर के रूप में जो पानी प्रयोग कर रहे हैं उसका सोर्स क्या है? नल का उपचारित पानी। नल के उपचारित पानी से तात्पर्य है टाउन एरिया या जल निगम का जो ट्रीटेड वाटर हमारे पास आ रहा है वो। हमने अपने घर में समर लगवा रखी है तो दूसरा ऑप्शन है नल का अनुपचारित पानी। कुएं तो अब रहे नहीं है, फिलहाल मेरे इलाके में नहीं है। अगर हैंड पाइप से आप प्रयोग कर रहे हैं तो हैंड पाइप, इनमें जो भी हो, ठीक है। मेरे घर में समर लगी हुई है, मैं समर का प्रयोग करता हूं तो मैंने सेकेंड ऑप्शन चूज कर लिया। अगला प्रश्न है पेयजल स्रोत की उपलब्धता। चूंकि मेरे घर में समर लगी हुई है और समर घर के अंदर लगी हुई है तो परिसर के अंदर। यदि टाउन एरिया का पानी आ रहा है और आपके घर गेट या गेट के अंदर तक सप्लाई है तो फिर भी परिसर के अंदर ही रहेगा। तीसरा है प्रकाश का मुख्य स्रोत। मैं इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करता हूं तो मैंने बिजली का लगा दिया। एक सेकेंड ऑप्शन आजकल और हो सकता है कि लोग आजकल रूफटॉप सोलर लगवा रहे हैं, तो अगर आपके पास ऐसा है जो ग्रिड से कनेक्टेड है तो आप सौर ऊर्जा का भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तीसरा है, अगला पॉइंट है शौचालय की उपलब्धता। तो इसमें हमें दो ऑप्शन दे रहा है। एक तो क्या दे रहा है, हमारे पास शौचालय है या नहीं है, हाँ या ना। है मेरे पास तो 3 ऑप्शन है, परिवार के लिए केवल है, या 2-3 परिवार इकट्ठा प्रयोग करते हैं, या किसी सार्वजनिक पब्लिक टॉयलेट का प्रयोग करते हैं। तो मेरे पास मेरे परिवार के अपना निजी है। अब पूछ रहा है कि शौचालय का प्रकार क्या है, शौचालय किस प्रकार का है। तो इसमें देखिए पाइप सीवर बड़े शहरों में होता है, मेरा गांव है तो वहां पर जनरली सेप्टिक टैंक होते हैं, तो मैंने वो ऑप्शन चूज कर लिया। जब आप ऊपर वाले ऑप्शन चूज कर देते हैं तो ये सारे प्रकार में आपको कुछ नहीं करना है। अगला आता है गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है। अब यहाँ गंदे पानी में लेट्रिन का पानी नहीं शामिल है। हो सकता है कि आपका किचन और बाथरूम का जो पानी आता हो वो लेट्रिन वाला पाइप भी उसी में पड़ा हुआ हो, लेकिन प्रश्न ये नहीं है। ये प्रश्न जो है लेट्रिन के पानी को छोड़कर है, और इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आपके घर के पानी बाहर जहां पानी गिर रहा है वहां पर नाली पटी हुई है कि नहीं पटी हुई है। अगर वो खुली हुई है तो हम खुली नाली प्रयोग करेंगे, अगर वो बंद है तो बंद नाली प्रयोग करेंगे। मेरे घर के 10 मीटर आगे वो नाली खुल जाती है, हमें उससे मतलब नहीं है। तो चूंकि मेरे घर के खुली नाली है तो मैंने खुला ऑप्शन चूज कर लिया। परिसर के अंदर बाथरूम कैसा है, तो मेरे घर में है, ठीक है। अब है वाले में 2 ऑप्शन है कि क्या बाथरूम की छत पटी हुई है, तो पटी हुई है तो मैंने वो कर लिया। अगला है रसोई में खाना पकाते हैं। अब ये 2 चीजों के बारे में ये प्रश्न पूछ रहा है कि घर में रसोई है कि नहीं है, और रसोई में खाना पकाने के लिए एलपीजी का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इन 2 चीजों को मिक्स करके 6 परिस्थितियां उत्पन्न की गई हैं। ध्यान से देख लीजिए, आपको जो सुटेबल लगे वो भर लीजिएगा। मेरे घर में किचन भी है और किचन में ही मैं एलपीजी का प्रयोग करता हूं, तो मैंने ऑप्शन नंबर 1 चूज कर लिया। अगला है खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन। तो सामान्यतः इतने ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो भी आप प्रयोग करते हैं, सामान्यतः मतलब वर्ष के अधिकांश समय आप किसका प्रयोग करते हैं, तो हमारे यहाँ एलपीजी का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने एलपीजी और पीएनजी पे सिलेक्ट किया, फिर वही सहेजे और आगे बढ़े। इसके 6 स्टेप हैं। हर स्टेप के बाद वो कहता है कि पिछले वाले को आप सेव कर लीजिए फिर आगे बढ़िए। छठा स्टेप आया, ये पूछता है हमारी संपत्तियों के बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न है कि आपके पास ट्रांजिस्टर है या नहीं है। हाँ तभी लिखिएगा जब आपके पास परंपरागत, जिस पर आप बीवीसी लिंदन और विविध भारती सुना करते थे, वो हो। सेकेंड ऑप्शन देखिए, आजकल सबके पास स्मार्टफोन है और स्मार्टफोन में रेडियो अवेलेबल होता है। तो यदि आपके पास स्मार्टफोन है, परंपरागत रेडियो सेट मेरे पास नहीं है लेकिन मोबाइल है उसमें, तो मैंने लिख दिया मोबाइल या स्मार्टफोन पर। अगला है टेलीविजन। घर में टीवी है और टीवी हम देखते कैसे हैं। यदि दूरदर्शन वाला फ्री है तो वो, अदरवाइज
डीटीएच पेड वाली लगा रखी है टाटा स्काई या एयरटेल, तो वो तीसरा है केबल कनेक्शन। अब बहुत कम जगह केबल कनेक्शन है, पहले हुआ करते थे। और चौथा ऑप्शन है अन्य। अब आजकल नया एक और आ गया है कि हम केवल वो वाला फाइबर ले लेते हैं, जियो फाइबर ले लिया या एयरटेल का ले लिया जियो फाइव, या अन्य दूसरे प्रोवाइडर हैं ब्रॉडबैंड ले लिया बीएसएनएल का, उसके थ्रू चला रहे हैं। तो मेरे यहाँ डीटीएच है और पेड वाला है, तो हमने भर दिया अन्य डीटीएच डिश। अगला है इंटरनेट सुविधा। घर में इंटरनेट सुविधा आपकी किस प्रकार की है? क्या केवल और लैपटॉप, कंप्यूटर और लैपटॉप में प्रयोग करते हैं, या मोबाइल और स्मार्टफोन में प्रयोग करते हैं, किसी अन्य उपकरण डिवाइस में? तो मेरे पास लैपटॉप है, मैं उसके थ्रू यूज करता हूं, तो मैंने उसको ऑप्शन हाँ कर दिया। फिर पूछ रहा है कि लैपटॉप या कंप्यूटर है कि नहीं, तो मेरे पास लैपटॉप है, तो मैंने हाँ पर क्लिक कर दिया। अगला पूछ रहा है कि टेलीफोन और मोबाइल, इसके बारे में जानकारी पूछ रहा है, तो कह रहा है कि केवल लैंडलाइन है, या आगे स्मार्टफोन है और कीपैड वाला है। तो मेरे पास स्मार्टफोन है और मेरे पिताजी कीपैड वाला फोन प्रयोग करते हैं, तो मैंने दोनों ऑप्शन चूज कर लिया। इसके बाद पूछ रहा है क्या घर में साइकिल या मोटरसाइकिल है? शाम को मैं टहलने के लिए साइकिल प्रयोग करता हूं, और वैसे मेरे पास बाइक भी है, तो मैंने दोनों पर टिक कर दिया। ठीक है, मेरे पास खुद की एक कार है, तो मैंने कार पे, अच्छा चलिए मैं मान लेता हूं मेरे पास कार नहीं है, नहीं किए दे रहा हूं। ठीक है, परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाला मुख्य अनाज। मैं सामान्यतः खाता चावल भी हूं, लेकिन मुख्यतः मेरा जो अनाज है वो गेहूं है। तो फिर वही आ गया सहेजे और आगे बढ़े, क्लिक किया। अब देखिए मेरे सारे 6 स्टेप पूरे हो गए। अब वो कह रहा है पूर्वावलोकन, प्रीव्यू कर लीजिए। आपने जितने भी आंसर्स यहां दिए होंगे वो सारे आंसर आपको दिखाई देने लगे। सबको एक बार ध्यान से देख लीजिए, और जब आप लगे कि हाँ सारे सही हैं, मुझे किसी में कोई संशोधन नहीं करना है, तो आप पुष्टि करें और सबमिट करें, दबा दीजिए। अगर आपको लगता है कि किसी एक भी क्वेश्चन में मुझे संशोधन करना था, तो मैं संशोधन के लिए वापस जाऊं पर क्लिक कर सकता हूं। अगर मुझे लगता है कि अभी सेव कर लूं बाद में मैं करूंगा, तो यहां पर कर सकते हैं। मैंने देख लिया कि सब सही थे, तो मैंने पुष्टि करें और सबमिट दबा दिया, हाँ कर दिया। अब देखिए पोर्टल मुझे एक ऐसी आईडी उपलब्ध कराएगा। देखिए आपको दिख रहा होगा कि एक ऐसी आईडी आपको दिखाई दे रही है। अब आपको क्या करना है, जब जनगणना कर्मी आपके यहाँ आएगा, तो आपको केवल ये ऐसी आईडी जो है वो आपको शेयर करनी है, और आपकी जनगणना हो जाएगी। वो जनगणना कर्मी आपसे पूछेगा कि आपने ये ऑप्शन में ये उत्तर दिया था, क्या आपको कोई संशोधन करना है? तब भी अगर आप कोई संशोधन करना चाहेंगे तो हो जाएगा, अन्यथा आपने जो डाटा दिया था वो सेव हो जाएगा, और इन्यूमरेटर उसको वेरीफाई करेगा, प्रगणक उसको वेरीफाई करेगा, और आपकी जनगणना सफलतापूर्वक हो गई होगी। आशा है कि इस वीडियो से आपको अपनी स्वगणना करने में मदद मिली होगी। धन्यवाद।